संत कबीर नगर से बताएं, संत कबीर नगर पहुंचे सीएम योगी की अपराधियों को दो टूक। अब अपराधियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता है। अब उत्तर प्रदेश को छोड़ने को मजबूर है माफिया। अगर अपराधी गरीब को सताएंगे तो सरकार जीने नहीं देगी। पिछली सरकारें आपके हक पर डकैती डालती थीं, सिर्फ योग्यता के आधार पर ही सरकारी नौकरी दे रहे हैं। ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराई है। एक बार फिर से अपराधियों को दो टूक उन्होंने साफ किया है कि अगर व्यापारियों को, किसानों को परेशान करोगे तो फिर यूपी में रहना मुश्किल हो जाएगा। 119 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम ने किया है। जिला कारागार का लोकार्पण सीएम ने किया। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख पा रहे हैं जब संत कबीर नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। विकास की धारा में संत कबीर नगर अग्रणी है। पहले पूर्वी यूपी में बीमारियों का कहर था और दूसरी जगहों पर इलाज के लिए लोगों को जाना पड़ता था। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना है। गोरखपुर में एम्स भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है और मेडिकल कॉलेज संत कबीर नगर में भी नया होगा। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दोहराई हैं कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर है। योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिले, इसको लेकर भी उन्होंने एक बार फिर से जागरूक किया है। सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या एक बार जनता से वादे किए। और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा ये संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। एक साथ आज जनपद संत कबीर नगर जनपद को, जिसकी पहचान बाबा तामेश्वर नाथ धाम और महान सूफी संत कबीर दास जी के साथ जुड़ा हुआ है, इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए कुल 106 परियोजनाएं जो 219 करोड़ रुपए की लागत से है, इनका लोकार्पण और लगभग 26 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए जनपद संत कबीर नगर जनपद के सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबको इसकी बधाई देता हूं। वे ठेके पट्टे, भाई भतीजावाद और जातिवाद के चंगुल में फंस करके रह जाती है और अंततः उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था उन नागरिकों को जो यहाँ का सामान्य नागरिक है, आम नागरिक है। लेकिन आज एक साथ यहाँ पर लगभग 245-46 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करता है कि जनपद संत कबीर नगर भी अब अन्य जनपदों की तुलना में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई लोक गाथा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखते थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीमारी थी, इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, मलेरिया से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी, तमाम अन्य प्रकार की बीमारियों से मौतें होती थी। उपचार का कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं। अकेले गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक जर्जर मेडिकल कॉलेज बन करके रह गया था। यहाँ के लोगों के लिए उपचार के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज आप देख रहे होंगे लगभग हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में सरकार है।
तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने भी कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा है। दरअसल इस बार कांग्रेस का पहले से भी बुरा हाल होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही, कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है और प्रियंका नहीं जिता सकती। केशव का अखिलेश पर भी तंज, बूथ पर यूथ नहीं बल्कि आपको गुंडे मिलेंगे। सपा में शोषण गुंडागर्दी वाले लोग आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस का बुरा हाल होना तय है। बीजेपी की नकल कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये तमाम बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कही, सुनते हैं उनका पूरा बयान। सानिध्य में बूथ विजय अभियान का प्रारंभ हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी उसकी नकल करना चाहते हैं, करें, हम उस पर कोई रोकने का विषय नहीं है, लेकिन यह सदा से कहावत है कि नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं होती है। समाजवादी पार्टी को यूथ नहीं मिल सकते हैं, समाजवादी पार्टी को गुंडे मिल सकते हैं, अपराधी मिल सकते हैं, जो समाज में भय का वातावरण पैदा करते हैं ऐसे लोग मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह सच्चे कार्यकर्ता नहीं मिल सकते, समर्पित कार्यकर्ता नहीं मिल सकते। जितना असर 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़ा है, उससे कम असर 2022 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। ये मेरा कैलकुलेशन है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्ति की ओर है। नहीं, प्रत्याशी तो 403 लड़ा सकते हैं, लड़ने वाले उनके यहाँ हो सकते हैं, इससे मैं नहीं मना करूँगा, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास फोटो खिंचाने वाले बस नेता बचे। और अब खबर एटा से है, जहां एटा में प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने वालों के आरोपों का खंडन किया। सुरेश खन्ना ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना एटा में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने ये भी कहा कि फिरोजाबाद समेत बुखार से प्रदेश भर में हो रही मौतों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सुनते हैं सुरेश खन्ना का पूरा बयान। 25 सितंबर तक जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाए। जिलाधिकारी वीकली मॉनिटर करेंगे और हर हालत में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो और चाहे व्यवस्था संबंधी, सभी व्यवस्थाएं 25 तक, जहां पर इस प्रकार का कोई वायरल फीवर या किसी प्रकार का डेंगू या किसी प्रकार का जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आशंका व्यक्त की गई, वहां पर विशेष रूप से टीम भेजी गई। पीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान की टीम भेजकर परीक्षण करवाया गया। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में ब्राह्मण महासभा समिति ने ब्राह्मण महामिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र शामिल हुए। अजय मिश्र ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शहर के निजी बैंकेट हॉल में ब्राह्मण महामिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल हुए अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग में आता है और सदैव बीजेपी के साथ रहा है। बसपा और सपा पर निशाना साधते हुए अजय मिश्रा ने कहा कि मायावती और सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन केवल जाति के आधार पर वोटरों को लुभाने के लिए किया जाता है, लेकिन बीजेपी हमेशा से ही धर्म और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ रही है। वर्ग विशेष के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है। हमारे जिला अध्यक्ष जी और शर्मा जी ने इसको आयोजित किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रबुद्ध वर्ग के संपर्क में रहती है। हमारे यहाँ प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भी है, हम उस पर भी काम करते हैं और सरकार संगठन के विषय में जो हमारी योजनाएं होती हैं उसमें उनके सामने हम अपनी बात को भी रखते हैं और उनसे सहयोग लेने की अपेक्षा भी रखते हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुंदेलखंड दौरे पर हैं और वो बांदा और महोबा होते हुए हमीरपुर की महापंचायत में शामिल हुए। ये राकेश टिकैत के 3 अलग अलग जगहों के पहुंचने की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राकेश टिकैत ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। राकेश टिकैत ने इसे किसानों की आजादी की लड़ाई बताया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जहां पर राकेश टिकैत पहुंचे। एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और हजारों किसानों ने महापंचायत में
हिस्सा लिया। किसान घर नहीं जाएगा। कब तक बैठे रहेंगे? इसको देश की आजादी में 90 वर्ष लगे थे। ये किसान की आजादी की लड़ाई है। ये जब तक वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, ये किसान वापसी जाएगा नहीं। जो किसान 10 महीने से वापसी नहीं गया, ये सरकार अब समझती है कि वापसी चला जाएगा। और 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, हमारी फसलों के रेट दुगने होंगे। 2022 में जनवरी से बिकने वाली फसलों के रेट दुगने होंगे। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इसी प्रचार के लिए जा रहे हैं हम। और चलिए अब आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता दें। माफिया और अपराधियों पर योगी सरकार का कहर। करीब 150 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर किए गए। गैंगस्टर एक्ट में 3700 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि 550 से ज्यादा अभियुक्तों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। माफिया की 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त या ध्वस्त की गई है। तो लगातार ऑपरेशन क्लीन के तहत योगी सरकार कहर बनकर माफियाओं पर टूट रही है। माफिया और अपराधियों पर योगी सरकार लगातार कहर बन रही है। 150 से ज्यादा अपराधी जो कि ढेर किए गए पुलिस मुठभेड़ में। इसके साथ ही साथ और भी आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 550 से ज्यादा अभियुक्तों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। माफियाओं की 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त या तो ध्वस्त की गई है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। और एक बार फिर से आज जब संत कबीर नगर मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने अपराधियों को एक बार फिर से दो टूक शब्दों में साफ किया। यूपी में रहना होगा तो फिर सुधरना भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पैरा एथलीटों से अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ चाय पर चर्चा करते हुए खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव साझा किए। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सेलवाई ने भी पीएम से अपने खेल के दौरान अनुभव को साझा किया। साथ ही पीएम मोदी का आभार भी जताया। आपको बता दें कि इस महीने संपन्न हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। भारत के पैरा एथलीटों ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। पीएम से बातचीत के दौरान पैरा एथलीटों ने कहा कि आज तक उन्हें ऐसा सम्मान किसी ने नहीं दिया। ये देखिए बातचीत के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुहास सेलवाई जो कि नोएडा के डीएम भी हैं और उन्होंने भी इतिहास रचा है, देश का नाम ऊंचा किया है। और 2018 में सर, जैसे सर आपने कहा कि आग लगी रहनी चाहिए कि एशियन पैरा गेम्स में क्वार्टर फाइनल में सर इंडोनेशिया के खिलाड़ी से मैं हार गया था तो एक मेडल चूक गई थी। इस बार सर सेमीफाइनल में वही खिलाड़ी मुझे मिला और मेडल के बीच में वही खिलाड़ी खड़ा था। और सर आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है, आप अपनी बेस्ट देना। आपकी प्रेरणा थी सर और भाग्य मेरे साथ था सर। आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मौका मिला है सर। सोने से थोड़ा कम चूक गए सर, बट मैं वाकई में सर सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ के कारण है यहाँ है, किसी की कृपा से नहीं है सर। बट जो प्रेरणा आपने दी है सर सारे खिलाड़ियों के लिए और मेरे लिए भी, वो बहुत ही हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं सर। जैसे और खिलाड़ियों ने भी कहा सर कि वहाँ जब बात करते थे, जब आपने सर हम लोगों से बात की और लोगों को वहाँ जो ऑफिशियल्स होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, उनको विश्वास नहीं होता था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं। और अब खबर गोंडा से है, जहां गोंडा के जिला अस्पताल में वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं, तो वहीं जिले में डेंगू के 3 मरीज आ गए हैं, जिनका डेंगू वार्ड में इलाज हो रहा है। इन हालातों में स्वास्थ्य विभाग फेल भी दिखाई दे रहा है। गोंडा के कोविड-19 अस्पताल के सामने 4th श्रेणी कर्मचारियों का आवास है, जिसके पास जलभराव की स्थिति है। 1 साल से ये स्थिति बनी हुई है। जलभराव से स्वास्थ्य कर्मचारी बेहद परेशान हैं और इसी गंदे पानी के बीच से आने जाने को वो मजबूर भी हैं। साथ ही उन्हें बीमारियों का डर भी रहता है। देश में इस समय डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन गोंडा में भी कुछ केसों की पुष्टि हुई है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो गोंडा जिला अस्पताल के कोविड अस्पताल के सामने जल भराव से लोग परेशान हैं। हमारे एक तरफ देखिए जिस तरीके से कोविड अस्पताल की बिल्डिंग बनी हुई है और उसके सामने जल भराव की स्थिति बहुत ही भीषण बना हुआ है। लगातार लोग परेशान हैं। यहाँ पर रातों में जो जल भराव होने से जो मच्छर हैं वो लोगों को काटते हैं। और जिस तरीके से आप देखते हैं, तस्वीर देखिए पीछे, जिस तरीके से कितना जो जल भराव है, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए कितने से जल भराव हो। यहाँ पे कोई जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ जो कर्मचारी हैं वहाँ लगभग 50 से अधिक कर्मचारी हैं जो इसी जल भराव में आने जाने को मजबूर हैं। हमारे साथ एक
यहाँ के रहने वाले उनसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत आपको हो रही है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ ए ब्लॉक में रहता हूँ। मेरे मामी जी यहाँ पे कर्मचारी हैं, 4th क्लास एम्प्लॉय हैं। जल भराव का जैसा आप देख ही नहीं कितनी गंदगी है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत जब होती है जब वर्षा होती है, पूरा पानी वहाँ तक भर जाता है, हम लोगों को ऐसे ही पानी में आना जाना पड़ता है। आप बताइए, जो कर्मचारी के जो बना हुआ है ये आवास, यहाँ पे कितने कर्मचारी रहते हैं और लोग कैसे आते जाते हैं? यहाँ पर 24 क्वार्टर बने हुए हैं जो कि सरकारी हैं। सब लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं, यही हमारा लोग का आना जाना है। और गंदगी यहाँ पर इतनी फैली हुई है, और डेंगू जो कि इस समय अपनी चरम सीमा पे है। और इस गंदगी को देखते हुए अगर इसका कुछ निवारण न किया गया तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी करते हैं वो बीमार हो जाएंगे, तो फिर असुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो लगातार डेंगू मलेरिया के केस होने के बाद भी जो जिला का स्वास्थ्य विभाग है वो इसको लेकर उदासीन है। लगातार लोग जल भराव में आने जाने को मजबूर। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो डेंगू के केस लगातार आ रहे हैं और रातों में सांप भी निकलते हैं, पूरे मामले पर जो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राधेश्याम केसरी का कहना है इसके पूरे मामले के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को बताया गया है। जल्द ही जल निकासी की व्यवस्था से लोगों को निजात दिलाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोविड अस्पताल के सामने जिस तरीके से गंदगी और महामारी की जैसी जो स्थिति उत्पन्न है, उससे क्या जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है और डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए कितना तैयार है, ये तस्वीर खुद ही बयां करती है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। संत कबीर नगर के बाद कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के कप्तानगंज कस्बे की जनसभा में पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संत कबीर नगर के बाद कुशीनगर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। कुशीनगर के कप्तानगंज में सीएम योगी का कार्यक्रम है और स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। कुशीनगर को कई विकास योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री देंगे। कर गुजरने का जुनून होता है, वो मुश्किलें कितनी भी आए उन्हें रोक नहीं सकती। और इस बात को सच साबित कर दिखाया है औरैया के एक शख्स ने, जो नेत्रहीन होने के बाद भी न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल है बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अपनी कमजोरी को कैसे अपनी ताकत बनाते हैं, इस बात को अगर समझना हो तो औरैया के इस परिवार से मिलिए। इस परिवार ने समाज में एक मिसाल कायम की है। बिधुना तहसील के भगवानपुरा गांव में उदल सिंह के इस परिवार की चर्चा लोगों की जुबान पर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उदल के 2 बेटे और एक बेटी बचपन से नेत्रहीन है। बावजूद इसके वो हर वो काम करते हैं जो कोई आम इंसान करता है। उदल सिंह के बड़े बेटे कुमार गौरव अपने छोटे भाई के साथ एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। भले ही उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी दुकान में रखी हर चीज की पहचान दोनों को बखूबी है। दुकानदारी मतलब अपने अंदाज से करते हैं और चीजें हमें पता है कि हम टांगते हैं बाजार से लाके, तो हमें पता रहता है कौन सी चीज कहाँ पर है। आप लोगों ने पढ़ाई की? हाँ, पढ़ाई हमने MA किया है लखनऊ से और छोटी भाई ने BA किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इतना ही नहीं, इस काम में इनकी बहन भी पूरी मदद करती है। नेत्रहीन होने के बाद भी ये तीनों भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हैं। गौरव ने लखनऊ में रहकर MA किया तो उसका सपना IAS बनने का है, तो वहीं सौरभ ने दिल्ली में रहकर BA तक की पढ़ाई की। सौरभ क्रिकेट भी खेल लेता है। लॉकडाउन की वजह से जब ये हमारा पढ़ाई लिखाई जब ऑनलाइन हो रही थी, तो मैंने अपना ये असाइनमेंट जमा किया था ऑनलाइन लिख के, अपने आप से मैंने ये लिखा था। परिवार के मुखिया उदल सिंह का एक ही सपना है कि उनके बच्चों को एक नौकरी मिल जाए। बच्चे हमारे इतने इंटेलिजेंट हैं और पैसे के अभाव में हम उनको वो तैयारी नहीं करवा पा रहे हैं। लोगों को ये देंगे कि लोग अपने बच्चों को नहीं, हमारे बच्चे अंधे बच्चे होने के बावजूद भी हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं
और लोगों को बच्चे पढ़ाई बोझ लगते, लेकिन हमें अपना बच्चों पे नाज है, गर्व है कि हमारे बच्चे गॉड गिफ्ट हैं और कुछ अपना पापा मम्मी दादा दादी का नाम रोशन करेंगे। बचपन से नेत्रहीन होने के बावजूद भी ये बच्चे हमेशा मुश्किलों का सामना करते रहे, लेकिन हार नहीं मानी और इसी हौसले की बदौलत अब इनका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आप बताओ।